कहानी का ये 33वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। कमरे में आते ही अंबर ने अपना फोन निकाला और विराज को एक के बाद एक लगातार 10-11 कॉल लगा दिए। उदय और दिया उसे चहलकदमी करते देखकर समझा रहे थे कि विराज कोई बच्चा नहीं है, दुखी होगा इसलिए कहीं शांति के लिए गया होगा। लेकिन अंबर ने नहीं सुनी। वो उस नोट के बारे में भूल गई थी जो ऑफिस में उसके लिए विराज छोड़ कर गया था। उसने 14वीं बार कॉल लगाया। रिंग पूरी जाकर फोन कट गया। अंबर बोली, आप कहाँ हैं भाई साहब? उदय जरा सा चिढ़ गया। वो बोला, बहन बस कर दो, कह रहा हूं ना कि वो आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रही हो? अंबर ने उसे देखा और गहरे स्वर में बोली, वो इतने इरेस्पॉन्सिबल नहीं है, कहाँ चले गए बिना बताए। दिया ने गहरी सांस ली और फिर बोली, ओके ठीक है, मैं उन्हें ढूंढ दूंगी, तुम चैन से बैठ जाओ। यह सुनकर अंबर बैठ गई। दिया अपना लैपटॉप लेने चली गई। तब तक उदय बोला, वैसे वो ख्याति क्या कह रही थी? अंबर ने कहा, ख्याति जो भी करती है बहुत प्रोफेशनली करती है। अपना काम कैसे करना है या करवाना है वो अच्छी तरह से जानती है। अगर वो उस सूर्यवंशी को छुपाना चाहती है तो हम कुछ भी करके उससे उगलवा भी नहीं सकते। उदय ने कंधे उछालते हुए कहा, तो अब क्या करेंगे? अंबर बोले, अब हम कुछ नहीं करेंगे। कहते हुए अंबर ने अपना ब्लेजर टेबल पर रखा और बोली, ख्याति को विश्वास है कि वो सूर्यवंशी उसे बचाने के लिए कुछ तो जरूर करेगा। हमें उसी समय का इंतजार करना है। उदय ने हल्के से जोर दिया, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। पिक्चर नहीं चल रही है, ये सचमुच में हो रहा है बहन। अंबर ने बिना किसी भाव के कहा, अब तक जो हुआ है वो भी खतरनाक ही था, लेकिन वो फिर भी हुआ ना, हम इसे चाहकर भी नहीं रोक सकते। उदय के माथे पर शिकन दिखने लगी। इतने में ही दिया ने बुझे हुए स्वर में कहा, आह, फकट इतनी मेहनत हो गई। कहकर उसने अंबर को देखा और बोली, लो भाई अंबर, उनकी लोकेशन अभी भी ऑफिस में है, जाओ ऑफिस फोन करके पूछो। अंबर ने अपना फोन निकाला ही था कि उदय ने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा, आज पापा ऑफिस गए हैं, मैं कहता हूँ विराज के बारे में पूछने का। जब तक वो कॉल कर रहा था अंबर ने टेबल से गिलास भरा। तभी उसकी नजरों में ब्लेजर आया। अचानक ही उसे नोट का ख्याल आया। दिया अपनी शक भरी निगाहें अंबर पर गड़ाए हुए थी। सुबह से ही वो उसे अजीब लग रही थी। उसने अंबर को ब्लेजर देखते हुए पकड़ लिया, लेकिन फिर भी अनजान बनते हुए यहाँ वहाँ देखने लगी। उदय ने कहा, नहीं है विराज ऑफिस में, उसका फोन केबिन में ही रह गया है। या फिर मैं कहूँ कि जानबूझकर वो फोन छोड़कर चला गया है ताकि हम उसे ट्रेस ना कर पाए। वो खींचते हुए बोला, टू बी ऑनेस्ट, मुझे विराज कभी भी पसंद नहीं था, वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। अंबर ने हौले से कहा, वो मेरे जैसे हैं। वो अंदर से बहुत कोमल मन के, लेकिन मजबूत और सहनशील भी हैं। वो बहुत केयरिंग है पर जल्दी से भावुक नहीं होते। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उदय ने उबासी लेते हुए कहा, होगा, पर मुझे ज्यादा क्लीन लगता है। और ये तुम भी जानती हो कि ज्यादा क्लीन कैरेक्टर अक्सर कैरेक्टर लेस हुआ करते हैं। अंबर सोच में डूब गई। दिया ने उठते हुए कहा, चलो भाई, अब आप प्रस्थान करो, भाभी वेट कर रही होंगी, उनके पति परमेश्वर आते ही होंगे। चलिए चलिए बाय। उदय हैरानी से दिया को देखने लगा, लेकिन हैरानी यह भी थी कि अंबर उसे रोक नहीं रही थी, क्योंकि वो उस नोट को पढ़ने के लिए टाइम चाहती थी। दिया ने दरवाजा खोलकर कहा, उसको मत देखो, घर जाओ, आप कल मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय। बेचारा उदय कुछ कह भी ना सका। दिया ने उसे कमरे से बाहर निकालकर उसके मुंह पर दरवाजा दे मारा और तेज कदमों से वापस आई। अंबर ब्लेजर देख रही थी, लेकिन अचानक वो उठ खड़ी हुई, क्योंकि दिया ब्लेजर की जेबें टटोल रही थी। अंबर ने तुरंत हाथ बढ़ाया, डी छोड़ो उसे। दिया ने शक भरे स्वर में कहा, क्यों छोड़ो, क्या छुपा रही हो? अंबर ने उसे घूरा और बोली, शट अप, तुम ब्लेजर मुझे दो। दिया अब भी ब्लेजर की जेब में हाथ घुमाए अंबर से दूर हटने लगी। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। वो अंबर को देखकर अजीब सा मुस्कुराई। अंबर वहीं के वहीं रुक गई।
दिया ने बिना कुछ कहे 2 बार पोहे उठाई तो अंबर का फोन खोल कर रह गया। उसने गहरी सांस ली और फिर पीछे हट गई। दिया ने हाथ निकाला तो उसके हाथ में गुड़मुड़ हो चुका लेटर और हद से ज्यादा चमकता हुआ वो नायाब ब्रेसलेट था। अब दिया के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने गहरे स्वर में कहा, जीजू से छुपा रही हो ना? अंबर ने एक बार सिर हिलाया और बोली, तुम सबसे छुपा रही हो? दिया गुस्से में चिल्लाई, तुम करना क्या चाहती हो? तुम्हें कुछ नहीं करना है ना? तुम्हें रोकना है तो रुक जाओ। ये सुनते ही अंबर ने उसे गुस्से से देखा और बोली, मत करो ऐसा डी, मत करो। दिया को अचानक ही लगा कि वह कुछ ज्यादा ही बोल गई। उसने धीमे से सॉरी कहा तो अंबर बोली, इट्स ओके। दिया बोली, पर ये ओके नहीं है अंबर। फिर वो आगे आई और बोली, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अंबर ने खींचते हुए कहा, क्योंकि मैं अकेले हारना पसंद करूंगी, लेकिन किसी अपने को खोकर अफसोस रिग्रेट्स के साथ कैसे रहूंगी? मुझे अब तक वो सूर्यवंशी नहीं मिला, जबकि इतने अटैक्स करने के बाद तो हमें वो मिल जाना था, लेकिन वो नहीं मिला। पुलिस को नहीं बता सकते क्योंकि हमें सो कॉल्ड ग्लोरी मेंटेन करनी है। और तुम्हें पता है सबसे इंटरेस्टिंग क्या है? जिसको भी हम पकड़ते हैं या तो उसने सूर्यवंशी को देखा नहीं होता, या फिर वो हमें मिलने से पहले मार दिया जाता है, या फिर वो हमें कुछ बताता नहीं। दया ने भी खींचते हुए कहा, तो क्या अंबर, क्या हो गया? हम मिलकर ढूंढ लेंगे ना। तुम अकेले ही सब कुछ करना क्यों चाह रही हो? अंबर बोली, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है किसी को खोने की। मैं इतनी बहादुर नहीं होती। कहकर वो मुंह फेर कर खड़ी हो गई। दिया आगे आई और उसने अंबर को पीछे से गले लगा लिया। वो अंबर के सामने बिल्कुल बच्चों जैसी होती थी। अंबर अपनी जगह से हिली तक नहीं। दिया बोली, जानती हूँ, आंटी की डेथ का ट्रोमा तुम कभी भूल नहीं पाओगी। शायद कोई समझेगा भी नहीं कि उस 4 साल की बच्ची पर क्या गुजरी होगी। फिर वो एक पल रुककर बोली, वो इंसान तुम्हारी कमजोरी ढूंढेगा, और हम सब है ना तुम्हारी कमजोरी, तो हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे, ना कि एक दूसरे से। अंबर ने बिना किसी भाव के कहा, तुम्हें पता है ना, तुम समझदार नहीं हो। दया ने कंधे उचकाए और आराम से कहा, मैं तो श्योर हूँ। कहकर उसने अंबर को वो चीज थमाई। अंबर ने अब जाकर वो नोट ठीक से देखा। वो नोट नहीं, पत्र था, चिट्ठी। दया ने संदिग्ध निगाहें ब्रेसलेट पर टिकाई। ये सेम है ना जिसका स्टोन जीजू ने दिखाया था, सफायर? अंबर ने बल्कि हाँ में चपकाई। और ये ख्याति के घर था? अंबर बोली, पर क्यों और कैसे ये नहीं पता। दिया ने पूछा, और ये लेटर, क्या ये भी ख्याति के घर से मिला? अंबर बोली, नहीं, भाई सा छोड़कर गए हैं। दिया ने आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, तो पढ़ो ना बहन। आधा ट्रोमा तो तुम्हारे घर वाले देते रहते हैं, और आधा अकेला वो सूर्यवंशी देने के लिए काफी है। थैंक गॉड गायत्री आंटी ने तुम्हें जोधपुर भेजा। अंबर ने उससे चिट्ठी ली और फिर सोफे पर बैठकर पढ़ना शुरू किया। भाई साहब, आपने बहुत सारे कॉल्स किए होंगे ना हमें। ताऊ जी ने तो ढूंढने के लिए ऑर्डर भी दे दिए होंगे, और शायद बाबा ने आपको ही हमारे जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया होगा, है ना? क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। ये पढ़ते ही अंबर बुरी तरह से चौंक गई। उसने गौर से पढ़ना शुरू किया। बचपन से लेकर आज तक, जब से आपका जन्म हुआ है, हम यही सुनते आए हैं कि आप हमारे जितनी होशियार, काबिल हैं। लड़की होकर भी आप हमारे बराबर में हैं। हमसे छोटी हैं, फिर भी हमारी जितनी समझदार। आप हमारे शब्द फिर से पढ़कर देखिए और बताइए कि ये हमारी तारीफ है, ये बेइज्जती? इसका जिम्मेदार कौन हुआ? आप हुई ना? जानती हैं, बचपन में हम आपको एक नाजुक सी गुड़िया सी महल की मासूम राजकुमारी मानते थे। आप थी भी, लेकिन कब हमारे अंदर के विराज सूर्यवंशी को आपसे नफरत होने लगी, आपकी विराज भाईसा समझ ही नहीं पाए। हाँ, आपसे नफरत करते हैं विराज सूर्यवंशी, पर हमसे ये भी ठीक से नहीं हो पा रहा। आपसे कोई नफरत कर भी कैसे सकता है? आपकी मासूम आंखें जब हमें देखती हैं, आपसे नफरत करते करते खुद से भी गिन होने लगती है हमें। अब जब सब कुछ कह ही रहे हैं तो आज सच कहेंगे। बचपन में आपको बेसमेंट में बंद करने वाले हम थे। बंद जगह घुटन देती है ना आपको।
हम हैं आपकी घुटन की वजह और आप हैं वजह उस हर मोमेंट की जब हमें लोग किसी बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। आपसे छोटे नहीं होने के बाद भी छोटे होने का एहसास दिलाया गया। विश्वास नहीं हो रहा है ना कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमें भी नहीं होता कि वाकई ये सब हमने किया है। पर आपको एक बात बताएं, जब ताऊ जी आपकी शादी का प्रपोजल लेकर आए थे, हम तो खुश थे कि आप चली जाएंगी और शायद इसके बाद सबको हमारी अहमियत समझ आए। हालांकि हम जानते नहीं थे जय को, और उन्हें तो अब भी नहीं देखा। बहुत कोशिश की ताई से पता लगाने की कि आखिर कौन है ये जय। फिर हमने भी हार मान ली, क्योंकि आप जो शादी के लिए राजी हो गई थी, अगर आप उससे नहीं भागती तो आज ये चिट्ठी आपके हाथ में नहीं होती। हमारे पास हमारी बाइसा होती और हम वही विराज होते जो हम होना चाहते थे। लेकिन आपकी एक भूल ने सब कुछ खराब कर दिया। ख्याति ख्याति को इन सब में घसीट कर हमारा कोई फायदा नहीं था। लेकिन एक वही थी जिन्हें हमारी तकलीफें दिखाई थी। आपसे ज्यादा बहन का फर्ज तो ख्याति ने निभाया बायसा। हर पल हमारे साथ थी और अब भी है। वो कभी हमारा नाम नहीं लेंगी, चाहे आप उनके रो तक खींच लें। ताऊ जी के एक्सीडेंट के बाद सब हमारे हिसाब से चल रहा था, पर आप फिर से लौट आई। हमने सोचा चलिए, अखबार में फोटो देखकर तो आप रॉयल ग्रुप से दूरी बना लेंगी। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा आप तो एक नया ही रूप लेकर आई थी, जो ना हमारी सुनती और ना सुनने की जरूरत समझती। आपका हर कदम हमारे मन में सिवाय नफरत के और कुछ रहने नहीं दे रहा था। समर्थ और आप, उस एक्सीडेंट के जिम्मेदार हम हैं और हमारी इस हरकत के जिम्मेदार आप। लेकिन आप फिर भी बच गई। और आपको पता सबसे इंटरेस्टिंग क्या है? आपका वो नौकर प्रथम, हिम्मत देखिए जरा उनकी, हमें आंखें दिखाने लगे थे। और तो और परी ने तो हाथ कर दी। इतने लोगों के सामने हमारे बाबा की इंसल्ट हम कैसे बर्दाश्त करते? बस उठवा लिया ख्याति ने उन्हें, उस परवीन की मदद से। प्रथम को मरवाना चाहते थे हम, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। जय खटक रहे थे हमें आपके जय। क्यों इतनी मदद कर रहे थे आपकी? इतने अपमान के बाद तो उन्हें रास्ते से हट जाना था। इनफैक्ट आपके मरने और जीने से उन्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए था, है ना? फिर भी कौन सा भूत सवार था उन्हें आपके नाम का? हटने को ही राजी नहीं थे। उन्होंने बताया आपको कि हमने उन्हें भी मारने की कोशिश की थी। ये पढ़ते ही अंबर कुर्सी से उठ गई। साथ ही दिया ने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी। जय ने तो उसे ऐसा कुछ कभी नहीं बताया। अंबर ने आगे बढ़ा, बताया ही होगा तो अब क्या ही फर्क पड़ता है। पर फर्क तो पड़ता है भाई साहब, बहुत फर्क पड़ता है। जब आपके लिए जय की जिद देखते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। हमने ऐसा क्या गलत कर दिया था कि आराध्या हमें नहीं मिली? इसकी तो जिम्मेदारी आप ले सकती है ना, हमारी नाकामयाबी की, हमारे और आराध्या के एक ना होने की, और हाँ, हमें वो बनाने की जब हम खुद से नफरत करने लगे हैं। इसके लिए सिर्फ आप, सिर्फ अंबर सूर्यवंशी जिम्मेदार है। ये बकवास मैंने बहुत पढ़ ली। दिया चिढ़ते हुए उठी। अंबर सुन खड़ी थी। उसके सोचने समझने की शक्ति मानो खत्म हो गई। उसने चिट्ठी ध्यान से पढ़ी। उस पर आंसू की छाप वो देख पा रही थी। उसने एक सूखा सा घूंट निकला और मुंह खोला, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। दिया गुस्से में बोली, भाई, ये आदमी पागल वागल तो नहीं है? खुद कांड करते जाता है और जिम्मेदार तुम्हें कह रहा है? पक्का साइको है ये। अंबर ने सोचते हुए होली से कहा, कौन सी पॉलिटिक्स? कब? दिया ने चिट्ठी ऐसे देखी मानो विराज उसमें से सुन ही लेगा। उसने कहा, ये इंसान कुछ भी कर सकता है बहन। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि कहाँ छुप कर बैठा है। अगर मैंने भी इसके शरीर से जान निकाल कर फुटबॉल नहीं खेली ना, तो मैं भी डी नहीं। कहकर उसने अंबर के हाथ से चिट्ठी ली और आगे बढ़ने लगी। आपको नीचे लाते लाते हम इतना नीचे गिर गए कि हम चाहकर भी आपके सामने नहीं आएंगे। और ये मत सोचिएगा कि डर कर भाग रहे हैं। आपके जैसे कहिए कि विराज सूर्यवंशी डरते नहीं किसी से। पर ख्याति, उन्हें कुछ मत करिएगा। हम विराज वचन देते हैं, आपकी जिंदगी से इतने दूर चले जाएंगे कि आप चाहकर भी हमें याद नहीं कर पाएंगे।
हाँ, बस मरेंगे नहीं, क्योंकि दूसरों को मारना और खुद मरने में बहुत अंतर होता है। वचन से फिरते नहीं हैं हम, ये आप अच्छे से जानती हैं। अंबर और दिया अब भी सख्ते में खड़े के खड़े रह गए। उन्हें इस चिट्ठी पर विश्वास नहीं हो रहा था, खासकर अंबर को। लेकिन जो बातें विराज ने बताई, उस अटेकर के अलावा कोई और जान भी नहीं सकता था। क्या वाकई ये सब यहीं खत्म होने वाला था? यवराज की कोई साजिश हो सकती थी? अंबर के मन में ही युद्ध चल रहा था। पिछली रात अंबर पूरी रात करवटें बदलती रह गई, लेकिन नींद आंखों से कोसी दूर जा चुकी थी। उसकी आंखें मानो बंद होने को राजी न थी। जब भी वो आंखें मूंदती तब तब विराज का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसकी करवट लेने की वजह से दिया भी परेशान थी। उसे भी अंबर की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। फिर भी दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा और बड़े से पलंग के एक एक कोने को पकड़ कर लेटे रहे। अगर ये मुंबई होता तो वीर हमेशा की तरह उसके लिए बांसुरी बजाता, जिसे सुनकर वो आराम से सो पाती। लेकिन ये तो उसका महल था। सुबह के 5 बजे पिलर वाली लंबी सी बालकनी से पानी की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। ठंड के मौसम में पानी की बूंदें कमरे को और ठंडा कर रही थी। कुछ देर पहले दिया ने उठकर चेक किया तो अम्बा सो चुकी थी। उसको रजाई ठीक से उड़ाई और खुद उसके बगल में आकर सो गई। कुछ आधे घंटे बाद अचानक से ही अंबर की आंखें खुली। जरूर कोई सपना देखा होगा। उसने एक बार सिर घुमाकर दूर से बालकनी देखनी चाही। बारिश अब भी हो रही थी और आसमान अब भी काला था। अचानक ही उसकी नजर में कुछ आया। उसने एक झटके से सिर फिर से दाईं ओर किया। जय जैकेट में हाथ डाले आराम से काउच पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी। अंबर को एक पल के लिए लगा जैसे ये उसका ख्वाब है। उसे जय के यहाँ होने का वहम हो रहा होगा। कुछ पल गौर से देखने के बाद दूसरे हाथ से दिया को जगाया उसने। दिया अनमने भाव लिए उठी तो अंबर ने आहिस्ता से कहा, तुमने बताया इन्हें? दिया को 2 पल लग गए उसकी बात समझने में। उसने भी सामने देखा। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से बोली, ये यहाँ कब आए? दिया ने कहा तो अंबर ने कंधे उठा दिए। दोनों लड़कियां जय के पास पहुंची। अंबर ने हाथ बढ़ाया ही था कि दिया टेबल से टकरा गई। उसने तुरंत हाथ वापस खींचा। तभी जय की आंखें खुल गई। दिया सॉरी सॉरी करते हुए अपना पैर पकड़कर टेबल पर ही बैठ गई। अंबर ने पूछा, ज्यादा लगी क्या? दिया ने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, बहन, ठंड में तो जोर से ही लगती है ना। जय सोफे से उठा और दिया को वहां बैठाते हुए बोला, देख कर नहीं चल सकती हो? दिया ने मुंह बनाते हुए कहा, देख कर? अरे आपको यहाँ देख कर ही तो लग गई मुझे। पता है कितने शौक में थी मैं। जय की आंखें जरा सी मुस्कुराई और बोला, आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, सॉरी फॉर दैट। अंबर ने दिया का पैर टेबल पर रखते हुए कहा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं और अंदर कैसे आए? जय ने अंगूठा पीछे खिड़की की तरफ दिखाया और बोला, अभिमन्यु ने सीढ़ी लगाई थी। दिया हैरानी से बोली, किसने? जय ने कहा, अभिमन्यु ने। ये सुनते ही अंबर की आंखें सिकुड़ गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि अभिमन्यु ऐसा कुछ करने को मान सकता है। उसने पूछा, वो जानता है आपको? जय ने सिर झटका और बोला, नहीं, पई ने फोन किया था। वैसे और कितने सवाल हैं आपके? अंबर ने बेहद आराम से कहा, एक और। इस समय यहाँ क्यों आए हैं? बाहर बारिश हो रही है। इतना इम्पोर्टेंट क्या था जो बारिश रुकने तक भी नहीं रुक पाया? अंबर को अपनी तरफ देखता पाकर जय यहाँ वहां देखने लगा। उसने माथे पर उंगली फेरते हुए कहा, आप सच में जानना चाहती हैं? ये सुनते ही अंबर उसे अजीब भाव से देखने लगी। इस पर दिया बोली, नहीं जीजू, वो तो मजाक कर रही है। उसकी बात सुनकर अंबर मुस्कुराई तो दिया आगे बोली, हाँ पर मैं सच्ची में जानना चाहती हूँ, बताइए। सुबह नहीं, आधी सुबह कैसे पधारे आप? जय ने अंबर पर टेढ़ी सी नजर डाली और बोला, आपको वाकई लगता है मुझे विराज के लेटर के बारे में नहीं पता? अंबर ये सुनकर ही चौंक गई, लेकिन उसके चेहरे के भाव अब भी गंभीर रहे। वह अपनी जंघे पर ही खड़ी रही और एकटक जय को देखने लगी। दिया को मुंह हैरानी से खुल गया। जय अब भी अंबर को देखते हुए बोला,
आप हद पार कर रही हैं प्रिंसेस। मुझे इतना भी लायक नहीं समझा कि मुझे कुछ भी बताए। आपको हमेशा अपने हिसाब से ही सब क्यों करना होता है? एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। जय ने आज पहली बार इस लहजे में सवाल किया। अंबर बोली, क्या हैंडल? कहते हुए अंबर की भौहें सिकुड़ गई। वो आगे बोली, जैसे आप अपने हिसाब से काम करते हैं वैसे ही मैं भी कर सकती हूँ। जय बोला, सच में? कहकर जय ने एक कदम अंबर की तरफ रखा तो अंबर ने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे चैलेंज कर रहे हैं? उन दोनों की बहस देखकर दिया ने चिढ़ते हुए कहा, क्या 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 हो रहा है यहाँ पे? मुझे सच में कोई रीजन समझ नहीं आया आप दोनों की बहस का। मैं पहली बार आपको ऐसे देख रही हूँ और आगे ऐसे देखने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। सॉर्ट कर लेते हैं, इसलिए बताइए क्या हुआ? जय बोला, इनसे पूछो। दया ने अंबर को देखा तो वो बोली, छोड़ो। फिर अंबर ने शांत लहजे में जय से कहा, लेटर के बारे में कैसे पता चला? जय उसका शांत लहजा सुनकर खुद ब खुद शांत हो गया। वो बोला, मैंने ही लिखवाया था। है? दिया का मुंह टेढ़ा हो गया। अंबर को 2 पल लगे सोचने में, लेकिन फिर भी उसे कोई वजह समझ नहीं आई। अंबर ने पूछा, आपको पता है भाई सा कहाँ है? जय बोला, मुझे ये भी पता है कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो कौन है। जय ने बेहद आराम से कहा, मानो ये कोई आम मसला हो। दया ने अंबर को देखा और फिर खड़ी देखते हुए बोली, इस समय झूठ बोलने से पाप लगता है जीजू। अंबर ने कहा, शायद उन्हें सच पता है, बैठकर बात करते हैं। कहकर अंबर खाली सोफे पर बैठ चुकी थी। कहकर दिया होठों को सिकोड़कर और अजीब सा मुंह बनाए जय को देखती जा रही थी। अंबर जय के बोलने के इंतजार में थी। जय ने अपना फोन निकाला और बोला, ख्याति रत्ना जी की बेटी है, ख्याति सूर्यवंशी। दिया के मुंह से एकदम से निकला, क्या? दिया ने ऐसे कहा मानो वो इसे मजाक समझ रही थी। अंबर ये सुनकर हैरान रह गई। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद नहीं थी। उसने पूछा, काकी साकी? जय ने हाँ में पलक झपकी और बोला, और वो विराज से 2 साल बड़ी है। अंबर ने अविश्वास में नाम में सिर हिलाया और बोली, वो उनकी बच्ची है कौन? जय ने कहा, याद है कल हम आशियाना फाउंडेशन अनाथ आश्रम गए थे, उसी में पली बड़ी है ख्याति। सर्वेश जी से शादी से पहले रत्ना जी को एक बेटी हुई थी और उन्होंने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। दिया एकदम से बोल पड़ी, उनकी बेटी हुई और उनकी फैमिली को नहीं पता? इस पर अंबर ने खोए हुए स्वर में कहा, काकुस्ता ने लव मैरिज की थी। कागिसा श्रेयस होटल में जॉब करती थी, तब काकू सब पढ़ ही रहे थे। फिर उसने जय को देखा और बोली, आपको कैसे पता चला आश्रम के बारे में? जय ने कहा, कुछ तरुण की मेहनत, और फिर मैंने भी ख्याति का बैकग्राउंड चेक किया था। शी इज एन ऑर्फन, लेकिन एक ऑर्फन होकर वो इंडिया के बेस्ट कॉलेज में बिना किसी स्कॉलरशिप के पढ़ी हुई थी। तो फिर उसके बैकग्राउंड में डीपली जाना पड़ा। ख्याति के जन्म के बाद रत्ना जी जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती थी। फिर शायद सर्वेश जी ने उन्हें अप्रोच किया होगा। जैसे भी थे वो थे तो राजकुमार ही। रत्ना जी को नहीं लगा कि वो ख्याति को अपनाएंगे, इसलिए उन्होंने उसे आश्रम में छोड़ दिया। दिया उत्सुकता से बोली, फिर? जय ने आगे कहा, आश्रम छोड़ने के बाद भी रत्ना जी छुपकर ख्याति की परवरिश में फाइनेंशियल सपोर्ट देती थी, आश्रम में डोनेशन के बहाने। ये मुझे आश्रम के डोनर रिकॉर्ड से पता चला। वहाँ कोई नाम मेंशन नहीं था, लेकिन फंडिंग महल से होती थी, इतना पता चल गया। शक तो मुझे आपके घर में सब पर था, मिसेस सूर्यवंशी पर भी। फिर सबके बैकग्राउंड पर ध्यान देना शुरू किया कि कौन है वो डोनर। राजा जी नहीं थे। मिसेस सूर्यवंशी खुद के नाम पर डोनेट नहीं करती थी, वो सब कुछ आपकी माँ के नाम से करती थी। सर्वेश जी की पर्सनैलिटी डोनर वाली तो थी नहीं, सिर्फ रत्ना जी ही थी जो फ्रेम में फिट हो रही थी। फिर भी मैं पूरी तरह से श्योर होना चाहता था। जब आप दिल्ली से जयपुर आई तो मैं छानबीन कर रहा था। आपने एक बार परवीन का नाम लिया था कि एक कंपनी में उसके रिकमेंडेशन आरब ने मिसेस सूर्यवंशी के कहने पर किया है, लेकिन वो झूठ था योर हाइनेस।
अंबर चौंक कर बोली, आरव ने मुझसे झूठ बोला। अंबर की आवाज में भारीपन था। शब्द मानो गले से निकलना ही नहीं चाहते थे। जय ने नाम में सिर हिलाकर कहा, आरव ने जो भी बोला वो सही था। और उसको भी मिसेस सूर्यवंशी ने कहा था परवीन को नौकरी देने के लिए। दिया हैरानी से बोली, तो गायत्री जी आंटी भी? जय ने दिया को कहते कहते ही टुकार बोला, नहीं, इस बारे में तो सिर्फ मिसेस सूर्यवंशी ही बता सकती हैं। दिया ने चिढ़ते हुए कहा, रत्ना चाहती क्या है? जय ने अंबर को देखा तो दिया भी उसकी तरफ देखने लगी। अंबर दोनों की नजरें खुद पर देखकर दिया के सवाल का जवाब समझ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, जो मेरा है वो सब कुछ उन्हें अपने बच्चों के लिए चाहिए। इस पर जय ने कहा, नहीं, वो आपकी मौत चाहती हैं। बचपन में आपको तहखाने में धक्का देने वाली रत्ना जी थी, विराज नहीं। दया ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। वो आंखों में गुस्सा लिए चुपचाप बालकनी की तरफ देख रही थी। अंबर खामोश थी। उसने सब पर शक किया सिवाय रत्ना जी के। उसने अपनी माँ पर भी शक किया, लेकिन रत्ना जी पर नहीं। कितनी बेवकूफ है वो। उसके दिमाग में एक साथ ही बहुत सारे सवाल दौड़ रहे थे, लेकिन शब्दों ने जैसे मुंह में जमे रहने की ठान ली हो। अंबर ने अपने हाथ आपस में मलते हुए आंखें बंद कर ली। जय उसकी मनोदशा अच्छे से समझता था। वो मौन रहकर उसे समय देते हुए उसके बोलने का इंतजार करने लगा। दिया ने टेबल से पानी उठाकर अंबर की ओर बढ़ाया। उसने उसकी हथेली पर हाथ रखते हुए कहा, पानी। अंबर ने एक घूंट पीकर गिलास रखा और बोली, क्या विराज भाई साहब भी का किस्सा के साथ मिले हुए हैं? जय ने कहा, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। दोनों लड़कियों ने एक साथ पूछा, कहाँ? तो जय बोला, विराज से मिलने। व्हाट? दिया बुरी तरह से चौंक गई। वो आपके साथ है? इसका जवाब दिए बिना जय उठ चुका था। अंबर भी साथ जाने के लिए उठी। दिया ने जैसे ही पैर आगे किया, उसकी उंगली में जोर से करंट तोड़ गया। ठंड में दर्द अब भी बरकरार था। उसकी आंखें जोर से बंद हो गई। अंबर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा तो वो बोली, मैं सो जाती हूँ, आप लोग जाइए, मुझसे नहीं जाया जाएगा। ये सुनकर अंबर ने उसे अजीब नजरों से देखा और बोली, सोने के लिए बहाने बना रही हो ना? उसने पागलों की तरह सारे दांत दिखा दिए। अंबर उसे सहारा देकर बेड पर लेटाकर बालकनी से लगी सीढ़ियों से नीचे आई। कुछ ही देर में वो किसी होटल के रूम के सामने थे। 7 स्टार होटल जयपुर के अच्छे खासे नामों में शामिल था। बिना दरवाजा खटके वो भावहीनता लिए खड़ी ही रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराज का सामना कैसे करेगी। वो कैसे कह पाएगी उससे कि उसको विराज पर भी शक था। कैसे कहेगी कि विराज को कंपनी से निकालना उसकी योजना के तहत आता था। जय ने एक पल इंतजार किया और फिर खुद ही दरवाजा खटखटाया। कुछ ही सेकंड्स में दरवाजा खुला। विराज ठीक उसके सामने था। सादा सी काली टी शर्ट और जॉगर पहने वो दरवाजा थामे हुए था। अंबर को देखकर ही उसकी आंखें घबराहट से भर गईं। उसकी आंखों में नहीं देख सकता था। नजरें अंबर के पैरों पर टिकाए वो मुस्कुराने की कोशिश कर चुका था, जो कि पूरी तरह से नाकाम रही। उसके सुंदर से चेहरे पर तनाव ही तनाव था, मानो जो कुछ भी हो वो सब विराट जानकर भी चुप हो और ये पछतावा उसे खाए जा रहा हो। आंखों में घबराहट और माथे पर चिंता की लकीरें। दरवाजे की नॉब को मजबूती से उंगलियों से जकड़े वो हिम्मत से बोला, आइए, अंदर आइए। कहते हुए वो जरा सा हट गया। अंबर और जय अंदर आए। दरवाजा लगाकर विराज ने कहा, क्या लेंगे आप दोनों? कुछ ऑर्डर कर दें? कहकर वो इंटरकॉम की तरफ चला। हालांकि सुबह के इस समय उन दोनों को अपने दरवाजे पर देखने की उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। उम्मीद क्या, उसने तो अभी तक खुद को तैयार भी नहीं किया होगा कि अंबर का सामने कैसे करना है। विराज ने ग्लास उठाकर अंबर को दिया। नहीं, अंबर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मैं सिर्फ सच सुनूंगी। ये सुनकर विराज ने जय को देखा, पर जय फिलहाल कुछ न बोलकर उन दोनों के बीच बातचीत होने की राह देख रहा था। विराज ने गहरी सांस भरी, जैसे खुद में हिम्मत भर रहा हो। उसने कुछ कदम पीछे लिए।
शेल्फ पर जाकर ग्लास रखकर और उसमें मचलता पानी एकटक देखे जा रहा था वो मचलता पानी बिल्कुल उसके डगमगाते शब्दों की तरह था। हार कर उसने कहा, हम कुछ नहीं जानते। ये तो जाहिर सी बात थी, सचमुच विराज कुछ नहीं जानता था। क्यों? अंबर के कड़क शब्दों से वो फिर से नजरें झुका गया। क्यों नहीं जान पाए? विराज की उंगलियां ग्लास पर कस गई। वो उदास स्वर में बोला, आई एम सॉरी। जय बोला, योर हाइनेस, मैंने उन्हें इन सब में शामिल किया है। अंबर ने पलके उठाकर जय को देखा और बोली, मैं उनसे ये पूछ ही नहीं रही हूँ। उसने विराज पर गहरी नजर डाली और बोली, वो चिट्ठी लिखकर क्या करना चाहते थे आप? किसको बचा रहे थे? अपनी माँ को या फिर अपनी बहन को? विराज ने एकदम से कहा, अपनी बहन के लिए कुछ करना था। आपके लिए? हमें पहले से कुछ नहीं मालूम था बेटा। मिस्टर राणा ने हमें कहा हम वो लेटर लेकर जाएं। अंबर ने जय को पूरी तरह से घूरा तो जय यहाँ वहां देखने लगा। उसने फिर से विराज से कहा, आप जानते हैं मैंने वो चिट्ठी कितनी बार पढ़ी, सोच रही थी कि कहीं कुछ मिस हो रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी, कोई और होगा लेकिन आप नहीं। हाँ, पर आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो इनके साथ मिलकर प्लान्स बनाइए। वो बिल्कुल गहरे लहजे में कहती चली गई। जय शांत था। विराज उसके सामने आकर बैठा और बोला, याद है आप मुझे घर जाने का बोलकर गई थी? उसी के बाद मुझे मिस्टर राणा का कॉल आया। उन्होंने मुझसे ख्याति के बारे में पूछा। मुझे शक था कि मिस्टर राणा, जिन्हें शादी से पहले तक हम मिल नहीं पाए, वो हमें खुद फोन करेंगे सिर्फ एक एम्प्लॉय के बारे में जानने के लिए। इस पर अंबर ने जैसे कहा, और आपको कैसे पता था कि भाई साहब वो सूर्यवंशी नहीं थे जिसको हम ढूंढ रहे हैं? जय ने कहा, तरुण ही वो चाबी है। उसे सब कुछ मालूम था फ्रॉम द बिगिनिंग। ये सुनकर अंबर की भौहें सिकुड़ गई। मतलब कल जब अंबर ऑफिस में बोर्ड मीटिंग कर रही थी, जय वहां खोजबीन में लगा हुआ था। जय ने आगे कहा, तरुण के घर जाकर पता चला कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वहां पर सारे प्रूफ्स थे। राजा जी का एक्सीडेंट जिसने किया था, तरुण उस तक पहुंच चुका था। कैसे वो मुझे नहीं पता, बट ही वॉज स्मार्ट। शायद उसी के जरिए वो ख्याति तक भी पहुंचा था। ख्याति के मारने से पहले उसे मिसेस सर्वेश सूर्यवंशी की सच्चाई भी पता थी। तभी मुझे समझ आ गया था कि विराज नहीं, रत्ना सूर्यवंशी है जो आपको मारना चाहती है। अंबर ने विराज को देखा और बोली, सिर्फ आप जानते थे कि मैं कन्याकुमारी में हूँ। वहाँ अटैक्स किसने करवाए? और कुंवर जी पर अटैक्स क्यों? उन्हें तो कोई नहीं पहचानता। विराज कुर्सी पर बैठ गया और फिर उसने कहा, शायद मॉम ने आपकी और हमारी बातें सुन ली थी। उस दिन वो किसी काम से रूम में आई थी, पर तब हमें लगा कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, पर शायद उन्होंने सब सुना भी और किया भी। कहते कहते ही उसके गले में मानो कुछ अटक गया हो। उसने अपना हाथ माथे पर रखा और फिर आंखें मसलते हुए खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। अंबर को फिर से कुछ याद आया। उसने सिर जय की तरफ मोड़ा और बोली, पर वो ब्रेसलेट? काकी साहब उसके जैसा दूसरा नहीं बनवा सकती। उसे आप ही ये गुत्थी उलझी ही लग रही थी। जय ने सोचते हुए कहा, आपके काकू साहब का हो सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा। विराज ने निराश लहजे में पूछा, बाबा भी इन सब में शामिल है क्या? विराज की धड़कनें फिर से बढ़ गई। अंबर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन तब तक जय ने कहा, योर हाइनेस, तरुण के पास जो प्रूफ है उनसे आपकी काकी साहब को सजा नहीं हो सकती। कोर्ट में उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करके वो आसानी से बच जाएंगी। तो फिर? विराज ने गहरे शब्दों में कहा तो जय ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि आपके लिए मिसेस रत्ना सूर्यवंशी ने ये सब किया होगा, इसीलिए हम आपको फ्रेम करेंगे। इसके बाद वो जरूर कुछ ऐसा करेंगी जो हमारे लिए सबूत होगा, इसलिए हम उनकी सच्चाई जानते हैं, ये उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। हम ऐसा दिखाएंगे कि जैसे हमें कुछ भी पता नहीं है, जैसे अभी तक करते आए थे। विराज ने चिंता भरे स्वर में कहा, मॉम किस हद तक जा सकती हैं ये ना आप जानते हैं और ना ही हम। आप क्यों रिस्क लेना चाहते हैं? जितने भी सबूत हैं उससे हमें मॉम को एक्सपोज करना बेहतर होगा।
विराज ने कहा ही था कि अंबर की नजर जय की हथेली पर गई। विराज के शब्दों पर जय की उंगलियां कस गई। अंबर ने उसका ध्यान खींचते हुए कहा, नहीं भाई साहब, अगर इसमें काकू साहब भी शामिल है और अगर वो मुझे या बाबा साहब को मारना चाहते हैं तो मैं उन्हें बचने का रत्ती भर भी मौका नहीं दूंगी। मुझे इसे खत्म करना है, खत्म करने के लिए, ताकि ये फिर से शुरू ना हो सके। उसे अच्छी तरह से भान था कि विराज को बहुत बुरा लग रहा है अपने माँ बाप के लिए इस तरह के शब्द, लेकिन उसे ये करना पड़ेगा। क्या वो रत्ना जी को छोड़ सकती है? सिर्फ रघुवीर जी ही तो थे उसके पास। क्यों वो उससे सब कुछ छीनना चाहती हैं? क्या वाकई इस प्रॉपर्टी के लिए? वाकई। कुछ देर बाद जय और अंबर वहां से निकल गए और विराज किसी कटे पेड़ की तरह बिस्तर पर ढह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी माँ लालच में इतनी अंधी हो जाएंगी कि किसी को मारने से भी पीछे नहीं हटेंगी। अंबर को विराज ने दिल से अपनी बहन माना। सगी बहन से भी बढ़कर प्यार करता है वो अंबर से। फिर भी वो अंबर को मारना चाहती है। आंसू की धार उसकी आंखों से बह निकली। उसके दिल में दर्द हो रहा था। अगर उसके बाबा भी इन सब में शामिल हुए तो वो क्या मुंह दिखाएगा अंबर को? सोचकर ही उसका दिल रो रहा था। सुबह नाश्ते की टेबल पर सारे सूर्यवंशी टेबल पर विराजे थे और जो नहीं थे वे भी अपने अपने कमरों से डाइनिंग रूम की तरफ चल पड़े थे। रत्ना जी आज रोज की तरह चमकती सी नहीं लगी। ऐसा लग रहा था जैसे रात भर सोई ही नहीं है। उन्होंने आज ठीक से खुद को संवारा भी नहीं था, मानो बस कमरे से उठकर चली आई थी। मंदिर से गायत्री जी सीधा डाइनिंग रूम में ही चली आई। उन्होंने टेबल पर नजर डाली। विराज की कुर्सी खाली देखकर उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। आखिर एक अरसा तो उन्होंने भी दिया था इस घर को, इस परिवार को। अभिमन्यु पहले से बैठा था। अंबर और दिया ठीक उसके सामने बैठ गए। आज सर्वेश जी की कुर्सी भी खाली थी। तभी रघुवीर जी और चंद्रशेखर जी गार्डन एरिया से अंदर की तरफ आने लगे। उन्होंने दूर से ही रत्ना जी को देखा और चंद्रशेखर जी से बोले, हमने विराज को ढूंढने का कहा था, मिले? चंद्रशेखर जी ने जवाब दिया, अरे उसका फोन तो ऑफिस में है, जहां जहां वो हो सकता था मैंने ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा है यार। रघुवीर जी चिढ़कर बोले, तुम किसी काम के हो क्या? चंद्रशेखर जी ने उनकी पीठ पर धोल मारी और बोले, मेरी बेटी के बाप हो इसीलिए सुन लेता हूँ, वरना बताता तुम्हें कितने काम का हूँ। इधर गायत्री जी ने रत्ना जी को देखते हुए कहा, ये क्या हाल बना रखा है रत्ना? रत्ना जी ने जवाब नहीं दिया। रघुवीर जी और चंद्रशेखर जी दोनों बैठते हुए रत्ना जी को देखकर सर्वेश की खाली सीट देखने लगे। चंद्रशेखर जी बोले, अभिमन्यु, जाओ सर्वेश को कमरे से बुला लाओ। रत्ना जी ने बिना किसी भाव के कहा, वो कल रात से घर नहीं लौटे। रघुवीर जी ने गायत्री जी को देखा और पूछा, विराज नहीं मिले? गायत्री जी ने हल्के से आंखें ना में हिलाई। उन्होंने अभिमन्यु से कहा, तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था ना, लेकिन तुम तो यहाँ खाने में लगे हो। उनकी बात सुनकर अभिमन्यु कुछ नहीं बोला। गायत्री जी ने रत्ना जी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम परेशान मत हो, वो मिल जाएंगे। वो कह भी नहीं पाई थी कि रत्ना जी ने उनका हाथ झटका। सब अपनी कुर्सी छोड़कर उठ गए। उन्होंने गुस्से से घूरते हुए कहा, मिल जाएंगे? कैसे मिलेंगे जीजी? आपने ढूंढा क्यों उन्हें? अरे जब बाईसा घर से भागी थी तब तो सबने उनको ढूंढने में धरती आसमान एक कर दिया था, लेकिन मेरे बेटी की बात आई तो आप लोग शांति से नाश्ते में लगे हैं। सर्वेश अकेले अकेले हमारे बेटे को ढूंढ रहे हैं और आप लोग किसी की नहीं पड़ी है आप लोगों को, सिर्फ खुद से मतलब रखते हैं आप। गायत्री जी ये सुनकर गरजते हुए बोली, रत्ना, जुबान संभालो, कहीं ऐसा ना हो कि हम भूल जाए तुम इस घर की सदस्य हो। रत्ना जी ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, भूल तो आप पहले ही गई हैं। भूल गई हैं आप कि आप छोटी रानी हैं, संयुक्ता जीजी नहीं। उनकी तंज भरी बात सुनकर हर कोई उन्हें हैरानी से देखता रह गया। अपने बेटे के लापता होने के कारण उनका गुस्सा और जुबान काबू से बाहर होती जा रही थी। अभिमन्यु बुरी तरह से चिल्लाया, चुप हो जाइए काकी साहब, आप मॉम से ऐसे बात नहीं कर सकती। रत्ना जी गुस्से में बोली,
मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। तभी एक आवाज गूंजी, नहीं कर सकती आप। इस आवाज के साथ ही सन्नाटा छा गया। यह आवाज अंबर की थी। सर्वेश जी भी डाइनिंग रूम में आ चुके थे। सबकी नजरें अंबर पर थी, जो बिना पलके झपके रत्ना जी को देख रही थी। अंबर ने ठंडे लहजे में आगे कहा, मेरी माँ से कोई भी ऐसे बात नहीं कर सकता, आप भी नहीं। रत्ना जी एक पल के लिए अंबर को देखती ही रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वो गायत्री जी के लिए उससे इस लहजे में बात कर सकती है। अंबर ने सबको चुप देखकर कहा, कोई जरूरत नहीं है भाषा के पीछे जाने की। अब से न इस घर में कदम रख सकते हैं और न ही रॉयल ग्रुप्स में उनका कोई हिस्सा बचेगा। सर्वेश जी भन भनाते हुए आगे आने लगे तो दिया एकदम से बोली, वहीं रुक जाइए अंकल। अंबर की बात पूरी होने के बाद बोलिएगा जो भी आपके मन में हो। दोनों लड़कियां आज पूरे महल को जमा देने वाली हरकतों पर उतारू थी। सर्वेश जी ने दांत पीसते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो लड़की, अभी इस घर के फैसले बड़े लेते हैं। इस पर अंबर ने कहा, नहीं काकू साहब, इस घर के फैसले मेरे कहने पर लिए जाते हैं और मैंने फैसला सुना दिया। विराज सूर्यवंशी का नाम भी अब से इस घर में नहीं लिया जाएगा। रत्ना जी ने भरे स्वर में कहा, क्यों क्यों कर रही हैं आप ऐसा, क्या किया है मेरे बेटे ने, उसकी अच्छाई के बदले आप ऐसा कैसे कर सकती हैं भाई साहब। वो रोते हुए अपने घुटनों पर गिर गई। गायत्री जी उनकी तरफ बढ़ी। रघुवीर जी ने गहरे स्वर में कहा, भाई साहब आप कमरे में जाइए। अंबर बोली, नहीं बाबा साहब। चंद्रशेखर जी ने समझाते हुए कहा, अंबर ऊपर जाओ, मैं कह रहा हूँ। अंबर ने उन्हें ऐसे देखा मानो कह रही हो इस बार वो किसी का कहना नहीं मानेगी। उसने दिया को देखा और पलकें झपकाई। दिया ने तुरंत ही बैग से वो चिट्ठी निकाली और पंजा मारते हुए डाइनिंग टेबल पर रख दी। अंबर बोली, आज सुबह ही भाषा के खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने कंप्लेंट लिखवा दी है। अगर वो जयपुर में कहीं भी दिखाई दिए तो अगले ही पल आप लोग उन्हें जेल में देखेंगे। ए लड़की, सर्वेश बुरी तरह से ठीक है। अंबर ने उन्हें हाथ दिखाया और गहरे स्वर में बोली, चिल्लाइए मत। उसने रत्ना जी को देखते हुए कहा, काकी साहब। फिर वापस सर्वेश जी को देखा और बोली, ये चिट्ठी पढ़ने के बाद भी आपको विराज का साथ देना हो तो इस महल में आप लोगों के लिए भी कोई जगह नहीं है। जिस दरवाजे से आए हैं ना आप, उसी से बाहर भी जा सकते हैं। सब के सब स्तब्ध रह गए। सांसें रोके वो अंबर को सुनते चले गए। घर के बाहर अब थम चुकी बारिश के बाद तेज हवाएं चल रही थी। जैसे बाहर उठ रहे तूफान का सीधा असर घर के अंदर हो रहा है। बहती हुई ठंडी हवाएं अंबर के ठंडे शब्दों को बयान कर रही थी, जिनमें किसी के लिए भी कोई हमदर्दी या प्यार बचा नहीं था। रघुवीर जी ने चंद्रशेखर जी को खुद की तरफ देखता पाया तो रघुवीर जी ने उन्हें शांत रहने का इशारा देकर अभिमन्यु से कहा, पढ़ो इस चिट्ठी में क्या है। अभिमन्यु उन्हें सुनकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाया। गायत्री जी के घूरे जाने से वो आहिस्ता से चिट्ठी लेकर देखने लगा। हालांकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने कसकर चिट्ठी पकड़ी और सांस खींचकर पढ़ने लगा। भाई साहब, आपने बहुत सारे कॉल्स किए होंगे ना हमें। ताऊ जी ने तो ढूंढने के लिए ऑर्डर भी दे दिए होंगे और शायद बाबा ने आपको ही हमारे जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया होगा, है ना, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। अभिमन्यु ने पूरी चिट्ठी हर्फ ब हर्फ पढ़ डाले। गुस्से से अभिमन्यु और चंद्रशेखर जी का फोन खोलने लगा। वहीं गायत्री जी और रत्ना जी अविश्वास की भाव लेकर उस चिट्ठी को खोलती जा रही थी। सर्वेश जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। रत्ना जी बोली, मैं नहीं मानती, झूठ है ये, सब झूठ है। कहते हुए रत्ना जी रोते रोते चिल्ला पड़ी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। इस पर दिया ने बेफिक्रे से कहा, क्या तो है ना आंटी, वरना वो लिख कर क्यों जाते। गायत्री जी ने दिया से तीखे शब्दों में कहा, यह हमारा पारिवारिक मामला है, तुम दूर रहो। लेकिन दिया को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। सर्वेश जी बोले, ये तुम खुद लिख कर लाई हो ना, क्यों कर रही हो अंबर ऐसा, क्या चाहती हो तुम। कहकर उन्होंने अंबर को कंधे से खींचा तो रघुवीर जी बुरी तरह से गरज गए। सर्वेश, अपने हाथ काबू में रखो, वरना तुम पलक भी नहीं झपक पाओगे।
और हम तुम्हें ये बता देंगे कि किससे बात कर रहे हो तुम। हमारे बर्दाश्त की हद हो गई है, भूलो मत। जिसके सामने तुम खड़े हो उनकी ही माँ की वजह से ही इस घर के अंदर हो। और रघुवीर जी का गुस्सा बिल्कुल अंबर जैसा था, शांत मगर विनाशकारी। सर्वेश जी ने नफरत से अंबर को झटक दिया और बोले, आप ठीक नहीं कर रहे हैं भाई साहब, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। गायत्री जी बोली, तो और क्या बुरा होगा सर्वेश? आपकी बेटी ने हमारे पति को मारने की कोशिश की। ख्याति, उस अनजान लड़की ख्याति के साथ मिलकर हमारी बेटी को मारना चाहा। इससे भी उनका मन नहीं भरा। जैसे कौन सी दुश्मनी थी। उस मासूम से बच्चे प्रथम का क्या कसूर है? हैवानियत की सीमा लांघ गए हैं विराज, और आप कह रहे हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? कोई जवाब है आपके पास? सर्वेश जी ने सिर हिलाते हुए कहा, विराज किसी को मार नहीं सकता, ये आप भी अच्छे से जानती हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से है। मुझे तो शक है इसने ये चिट्ठी भी लिखी होगी। जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है ये। गायत्री जी ने उंगली दिखाई और मुंह खोला ही था कि रत्ना जी ने रोते हुए कहा, बस कीजिए आप लोग, मेरे बेटे को ढूंढ लाइए। अगर ये वाकई उसने किया है तो मैं उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। अभिमन्यु ने चिट्ठी टेबल पर मारी और व्यंग से बोला, हाँ क्यों नहीं काकी साहब, मैं ढूंढ कर लाऊंगा ना उन्हें। और फिर जब वो जेल में होंगे ना तो जी भर कर सवाल कर लीजिएगा। उसके रुकते ही दिया ने कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी छोटे, विराज भाई साहब को ढूंढने के लिए पुलिस काफी है। आप लोग बस अपने सवाल तैयार रखिएगा। उसने इतना कहा और बाहर जाने लगी, लेकिन रत्ना जी गुस्से में बोली, बस कर चल लड़की। वो पूरा जोर लगाकर चिल्लाई मानो अगर दिया चुप नहीं हुई तो यहीं के यहीं दफन कर देंगी। दया ने उनके चिल्लाते ही अपने कानों पर हाथ रखा। अंबर को सबसे ऐसी रिएक्शन की उम्मीद थी, लेकिन सर्वेश जी की खामोशी उसे खटक रही थी। रत्ना जी ने हर शब्द को चबाते हुए कहा, कब से देख रही हूँ, बोली जा रही हूँ, बोली जा रही हूँ। हो कौन तुम? अरे क्या हो तुम हमारे सामने? सर्वेश जी भी बोले, ये सारी छूट अंबर की दी हुई है, किसी को भी उठाकर महल में बिठा देती है। पहले वो अनाथ पर था और अब ये लड़की, इसका खुद का कोई अता पता नहीं है, ऊपर से हमारे बेटे के खिलाफ साजिशें खेली जा रही हैं। हम सब समझते हैं ये चिट्ठी हमारे बेटे की नहीं है, उनके खिलाफ सोची समझी साजिश हो रही है। सब में हो रही बहस से अंबर और रघुवीर जी तंग आ चुके थे। दोनों के चेहरे से ये साफ था कि इस वक्त उनके पास इस बहस से जरूरी कुछ है जो वो करना चाहते हैं। गायत्री जी आगे बढ़ी, लेकिन रघुवीर जी के शब्दों के कारण उनके कदम जमीन पर ही चिपक गए। सर्वेश, बहुत ही ठंडेपन से उन्होंने सर्वेश जी की ओर देखा और बोले, हमारा फैसला सुनना चाहते हो तुम? तो सुनो। अगर तुम्हारा बेटा हमारी नजरों के सामने दोबारा आया तो उसकी लाश तक तुम्हें नहीं मिलेगी। सबकी आंखें ये सुनकर ही हैरानी से बड़ी हो गई। रत्ना जी को लगा जैसे उनकी धड़कनें बंद हो चुकी हैं। उनकी बहती हुई आंखें हिल तक नहीं रही थी। उनका पूरा चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ गया। गायत्री जी ने एक बार हल्के से नाम में से हिलाया, मगर रघुवीर जी उन्हें नजरअंदाज कर गए। रघुवीर जी फिर से उसी अंदाज में बोले, एक और बात, जिस किसी ने विराज की मदद करने का ख्याल तक अपने मन में लाया वो ये याद रखे कि जब हम अपनी बेटी को उनकी खुशियों के लिए खुद से दूर कर सकते हैं तो उस इंसान को राख भी कर सकते हैं जो हमसे उन्हें छीनना चाहता हो। इतना कहकर रघुवीर जी ने अंबर की तरफ उड़ती सी निगाह डाली। अंबर ऐसे देख रही थी मानो वो रघुवीर जी से ये सुनना चाहती थी। चंद्रशेखर जी ने सर्वेश को जलती हुई नजरों से देखा और फिर रघुवीर जी के साथ बाहर कदम बढ़ा दिए। पीछे रह गई तूफान के बाद की खामोशी। पर अगर ये तूफान था तो आगे जो होने वाला था वो क्या होगा? रात के समय अंबर महल नहीं लौटी। न रघुवीर जी न ही सर्वेश जी, रत्ना जी, गायत्री जी और अभिमन्यु ही थे पूरे महल में। जहाँ कोई एक दूसरे से बात करना तो दूर, देखने तक की इच्छा नहीं रख रहा था। रत्ना जी हॉल में बैठी हुई दरवाजों को पागलों की तरह ताकती जा रही थी, इस उम्मीद में कि विराज या फिर विराज की कोई खबर लेकर सर्वेश जी आते ही होंगे।
रत्ना जी का मन ये सोचकर ही टहल रहा था कि रघुवीर जी के हाथ आने पर विराज का क्या होगा। उनके मन में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि रघुवीर जी अपने शब्दों को सच करके दिखा सकते हैं या नहीं। गायत्री जी ऊपर महल की छत पर थी, जहां से महल का मुख्य दरवाजा दिखाई पड़ता है। उनके हाथ में फोन था, लेकिन फिर भी रघुवीर जी को एक फोन मिलाना उनके लिए इतना आसान भी नहीं था। पीछे से अभिमन्यु ने आते हुए कहा, मॉम। अभिमन्यु दुनिया के सामने कुछ और अपनों के सामने कुछ और ही नजर आता था। गायत्री जी ने सिर घुमाकर देखा और फिर से उसी दरवाजे पर पुतलियां टिका ली। अभिमन्यु ने आते हुए कहा, आप कुछ सोच रही हैं? गायत्री जी ने आहिस्ते से कहा, बेशक वो उन वाक्यों के बारे में सोच रही थी जो अंबर ने उनके लिए कहे थे। अभिमन्यु ने पूछा, दी के बारे में? कहकर अभिमन्यु उनके बगल में आकर खड़ा हो गया। गायत्री जी ने पूछा, रत्ना कहाँ है? अभिमन्यु ने जवाब दिया, वो सुबह से जहाँ बैठी थी अब भी वहीं बैठी है, उन्होंने पानी तक नहीं पिया। गायत्री जी सिर झटक कर रह गई। अभिमन्यु ने एक बार फिर से टोका, मॉम, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? आप शांत क्यों हैं? बचपन से अब तक दी को सिर्फ भाई साहब की वजह से कितना कुछ झेलना पड़ा। आप तो हमेशा उनकी सेफ्टी इंश्योर करती थी ना, फिर भी चुप क्यों है? गायत्री जी बोली, हमें डर है अभी। अभिमन्यु ने असमंजस से पूछा, किससे मॉम? गायत्री जी बोली, विराज इतनी आसानी से सब कुछ मान नहीं सकते। इतनी साजिशों के बाद हार मानना नामुमकिन है, क्योंकि गलत रास्ते पर सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता होता है। हम अपने हर कदम के साथ पीछे छूट रही राह को मिटा देते हैं। विराज इतनी दूर आकर खुद सरेंडर नहीं कर सकते। अभिमन्यु ने सोचते हुए कहा, मतलब ये कि ये उनकी चाल हो सकती है। गायत्री जी ने हाँ में पलके झपकी और बोली, होनी तो चाहिए अभी। हमें डर है कहीं बाईसा ये जय के खिलाफ विराज ने कुछ चाल ना बुन लिया हो। अभिमन्यु बोला, तो फिर तो हमें उन्हें जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। गायत्री जी ने नजर टेढ़ी करके उसे देखा और बोली, तुम्हें लगता है बायसा ऐसा नहीं कर रही होंगी? अब तक तो जय और बायसा ने विराज को ढूंढने की कोशिश शुरू भी कर दी होगी। वो अपनी पूरी ताकत झोंक देगी विराज को खोजने में। अभिमन्यु चिंतित स्वर में बोला, तो हम क्या करें मॉम? गायत्री जी ने दो पल सोचा और फिर बोली, तुम्हें अपने बाबा साहब पर नजर रखनी है। वो सर्वेश के पीछे होंगे, कोशिश करो उनकी और चंद्रशेखर जी की सिक्योरिटी पर तुम्हारा फोकस हो। कहकर गायत्री जी रैलिंग पर हाथ टिका कर फिर से सामने देखने लगी। वहीं दूसरी ओर उदय के घर पर दिया और शौर्य अपने अपने लैपटॉप्स पर लगे पड़े थे। उन दोनों की आंखें बिना झपके अपनी अपनी स्क्रीन पर गड़ी थी। दोनों बड़े गौर से स्क्रीन को देखते हुए कुछ पढ़ रहे थे और बीच बीच में एक दूसरे से उसके बारे में डिस्कस भी कर रहे थे। काफी देर से अंबर सामने पलंग के कोने पर बैठी थी। टेबल पर खाने की थालियां जो कि तू थी, लेकिन किसी ने भी उसे हाथ नहीं लगाया। उन दोनों को बिजी देखकर अंबर उठकर कमरे से बाहर आ गई। सामने से प्रथम एल्बो क्रच के सहारे चला आ रहा था। साथ ही परिणीता उसका हाथ थामे मदद कर रही थी। अंबर उन्हें देखकर रुकी। उसका गंभीर चेहरा देखकर परिणीता ने प्रथम को देखा तो प्रथम ने आराम से सिर एक बार हिलाया। प्रथम ने उससे कहा, खाना खा लिया? अंबर उसे सहारा देकर कॉरिडोर के सोफे तक लाई और फिर उसे बिठाकर दोनों लड़कियां भी बैठ गई। अंबर बोली, वो दोनों बिजी हैं, उनके लिए ही रुकी हूँ। प्रथम होले से मुस्कुरा उठा। उसने आंखें सुकोड़ी और बोला, अच्छा, मुझे लगा चैन नहीं आया तो उसका वेट कर रही हो। ये सुनते ही परिणीता हल्के से हंस पड़ी। वैसे तो ये सच था, अंबर सच में इंतजार कर रही थी जय का। परिणीता बोली, तुम्हारे पास फोन है ना, तो तुम कॉल करके पूछ क्यों नहीं लेती कि वो कहाँ है? अंबर बिना कुछ कहे कॉरिडोर की तरफ देखने लगी। "हाँ, ये लड़की बिना, कहकर परिणीता ने थकी थकी सांस छोड़कर कहा, पता है अंबर, जिस दिन हमने तुम्हें किडनैप किया था ना, मैंने बाबा से कहा था कि मेरी अंबर के लिए हर कोई डिजर्विंग नहीं हो सकता। तब बाबा बहुत कॉन्फिडेंस से बोले थे कि शायद जय के लिए तुम डिजर्विंग ना हो। शायद मैं भी इसे सच मान लेती अगर मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा नहीं जानती। तुम्हें खुद की भावनाएं बतानी चाहिए, चाहे बस थोड़ी सी ही सही। प्रथम गौर से सुन रहा था परिणीता को। अम्बर ने उस तरफ से नजरें हटाकर
परिणीता को देखकर कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन जाने क्या सोचकर वो रुक गई। उसकी दुविधाएं अलग थी। हर किसी को समझ नहीं आती अंबर। जय उसके लिए कितना जरूरी है यह सिर्फ वही जानती है। प्रथम ने उसके हाथ पर हाथ रखा और बोला, तुम्हारी भी एक नॉर्मल लाइफ हो सकती है। वो सुना है तुमने, ये समय भी गुजर जाएगा। दिस टू शैल पास। हमें बस थोड़ा सब्र रखना है। अंबर बोली, वाकई, कहकर वो हौले से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में वो चमक नहीं थी। हम्म प्रथम ने कहा, भाई दिवे, जय अनाथ आश्रम का है, शायद डिटेल्स लेने। अंबर का मन जय में ही उलझा था। काफी समय हो गया था पर जय अब तक नहीं आया था। आगे क्या होगा? रत्ना जी और सर्वेश जी को कातिल साबित करने के लिए वो सब मिलकर क्या करेंगे? कैसे उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे? क्या विराज उन सबका साथ देगा और अभी उसे छुप कर ही रहना होगा? रत्ना जी और सर्वेश जी विराज को वापस लाने के लिए क्या करेंगे? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।